और जो टॉपिक आते भी हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट का पेपर देने गए, जेई का देने गए, एई का देने गए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसके अंतर्गत हमारे पास कुछ टॉपिक, जैसे कि भी मैं सिलेबस लिखने वाला हूं, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो पेपर का माध्यम लगभग ऑब्जेक्टिव हो ही चुका है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा कन्वेंशनल अप्रोच की ओर नहीं जाना है। ठीक है, अब रही बात इस सब्जेक्ट की, तो मात्र ये सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम 25 घंटे 25 आवर्स के आसपास ही आपका सिलेबस जो है वो आपके यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप ईएससी गेट में जाएंगे तो ईएससी गेट में तो बहुत डिटेल में सिलेबस है। ईएससी गेट में बहुत डिटेल में सिलेबस है, क्योंकि गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है और वहां पर बड़े न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। आप जब वहां जाएंगे ईएससी में, तो ईएससी में मेंस होता है, और मेंस में बड़े बड़े क्वेश्चन इसके आते हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सब सारे मेथड। जो बच्चे तैयारी करने आते हैं मैक्सिमम जेई के, खास करके जो बच्चे जेई एई की तैयारी करने आते हैं, वो इतनी क्षमता वो अपने आप में डेवलप ही नहीं कर पाते कि वो टॉपिक पढ़ लें, पूरा पूरा सब्जेक्ट ये पढ़ लें। तो अब आप ये जान लीजिए, देखिए जो बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जब मैं सॉइल पढ़ाता हूं तो मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं कि लगभग मैं ईएससी और गेट का लगभग 90% पोर्शन टच कर रहा हूं। 90 से 95% आप लोग देखो, सॉइल का मैंने आपको वर्कबुक भी दिया है, आप सॉल्व भी कर रहे हैं। जिन बच्चों ने सोम पढ़ा है, सोम का भी वर्कबुक मैंने आपको दिया, देखो सोम के बड़े बड़े क्वेश्चन ईएससी वाले आपसे हो जाते हैं। तो लेकिन इस सब्जेक्ट का वेटेज बिल्कुल ना के बराबर है। तो एक्सीलेंट विजन में पहले ये सब्जेक्ट या किसी कोचिंग में इतना चलता ही नहीं था ये, क्योंकि इसका वेटेज पहले क्या आज भी नहीं है, आज भी सब्जेक्ट का बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। तो मैंने कहा, जो मतलब बैच नंबर 2 वाले बच्चे थे उनसे मैंने कहा भी था कि आप ज्यादा नहीं, कम से कम 2 चैप्टर तो एटलीस्ट 2-3 चैप्टर तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप कोई जेई का पेपर देने जाएंगे, कोई एई का पेपर देने जाएंगे, तो वहां वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर के बन सकते हैं। स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो बनेंगे तो बहुत आसान बनेंगे, या तो 1 नंबर में 1 मिनट के अंदर होंगे, या तो कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर होंगे। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। और 15 से 20 मिनट वाले क्वेश्चन हमको नहीं करना है, एक आध क्वेश्चन करा देंगे, तुम देख के वैसे ही थक जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेबस है, जैसे मैं आता हूं तो सबसे पहले आपको सिलेबस से लिखाता हूं कि भाई हमारे पास हमको जो पढ़ना है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन एंड इंडिटरमिनेसी। इंट्रोडक्शन एंड इंडिटरमिनेसी। सेकेंड चैप्टर हमारे पास है ट्रसेस। थर्ड चैप्टर हमारे पास है, थर्ड चैप्टर आपके पास है आर्चेस। फोर्थ चैप्टर है आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हो ILD। फिफ्थ आपके पास चैप्टर है मेथड ऑफ एनालिसिस। जब मैंने स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो इंट्रोडक्शन और इनडिटरमिनेसी पढ़ाने के बाद मैंने ये सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, मेथड ऑफ एनालिसिस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये आसान चैप्टर भी लोगों को समझ में आना बंद हो गया, क्योंकि जैसे आप किसी बैट्समैन को लगातार 3-4 यार्कर मार दो, भयानक वाले बाउंसर मार दो, तो इतना वो हदस जाता है कि उसको अगर फुल टॉस भी दोगे तो उसको यही उम्मीद रहती है कि या तो यार्कर या तो बाउंसर आने वाला है। अब फुल टॉस विकेट देख क्या हो जाता है, चला जाता है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को कहां कर दिया, सबसे लास्ट में, क्योंकि पहले आसान जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर देने वाले नंबर हैं, पहले वो कर लेते हैं,
और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनली इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक कोई नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक टच करेंगे। पूरा छोड़ने से बेहतर है कुछ ना कुछ हम पढ़ के जाएं। कुछ ना कुछ पढ़ने के चक्कर में आपको लगभग 25 घंटे के आसपास समय लग जाएगा। 80-90 पेज का आपका नोट्स बनेगा। बहुत हैवी नोट्स बनने वाला नहीं है, 250-300 पेज का नोट्स नहीं बनेगा सॉइल सोम की तरह। ठीक है, अगर आप तमीज से लिखेंगे तो हो सकता है 70-75 पेज में ही नोट्स आपका कंप्लीट हो जाए। सबसे ज्यादा आज तक पूछे जाने वाला चैप्टर क्वेश्चन यही है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाना क्वेश्चन है, इनडिटरमिनेसी। सबसे ज्यादा एग्जाम में आज तक इसी से क्वेश्चन बना है। आपस बातचीत ना करो भाई, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बना है, जेई और एई के पेपर में, चाहे वो डीएस हो चाहे वो डीके हो। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, डीएस के बारे में थोड़ा सा चर्चा मैंने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किया है, याद है आपको डीएस। इसीलिए इस सब्जेक्ट का जो बेस है, इस सब्जेक्ट का जो बेस है वो एसओएम है। एसओएम में स्पेशली आपको बेसिक एसएफडी बीएमडी और बेसिक स्लोप डिफ्लेक्शन, ज्यादा नहीं, बेसिक स्लोप डिफ्लेक्शन, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। एसएफडी बीएमडी बेसिक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही दिन बताया कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ बीम क्या है, टाइप ऑफ सपोर्ट्स क्या होते हैं। याद करिए आप, रिएक्शन फोर्स किसे कहते हैं, किस सपोर्ट पर कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस आते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको डीएस कैलकुलेट करना सिखाया, फिर मैंने उसके बाद रिएक्शन कैलकुलेट करना सिखाया। तो याद होगा आपको, लगभग हफ्ते भर तक यही चलता रहा। फिर उसके बाद स्टार्ट होता था आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का प्रोसेस चालू होता था। तो जहां शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रोसेस चालू, वहां मुझे नहीं जाना है। जहां शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना शुरू किया, उसके पहले तक का बेस मुझे सोम में चाहिए। ठीक है, उसके पहले का बेस चाहिए। स्लोप डिफ्लेक्शन में मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला लिखाया है। स्टैंडर्ड फार्मूला के बाद मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए, 6 मेथड्स बताए, आपको याद होगा। उन 6 मेथड और उसके पहले का जो स्टैंडर्ड फार्मूला और जो 6 मेथड है, उसके पहले का 1-2 दिन मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी आपको, कि डिफ्लेक्शन को कैसे शो करते हैं, स्लोप को कैसे शो करते हैं, स्लोप कहाँ होता है, डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम वहां स्लोप 0 होता है। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको डिस्कस किया था, बस वही बेसिक चीजें मुझे पता होनी जरूरी है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा हम कुछ नहीं डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ होगा। हम उतना ही करेंगे जितना एग्जाम में हमसे क्वेश्चन अगर आता है, तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। हाँ, एई की वैकेंसी आ रही, जो लोग बीटेक किए हैं, एक वैकेंसी दिसंबर के पहले हफ्ते में आ रही है, एकदम उस पर एकदम तूफानी तरीके से लग जाइए। वहां पर पहले पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर का देखने को मिलेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन कम से कम इसी चैप्टर से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका ट्रस्ट का रहेगा, एक क्वेश्चन हो सकता है आपका आईएलडी या आर्च का रहे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको आना ही आना उसमें देखने को मिलेगा। अभी तक के जो सिलेबस रहा है उनमें 2 पेपर होते हैं टेक्निकल में, बीपीएससी एई में। पहले वाले पेपर के साथ शायद हिंदी रहता है, दूसरे वाले पेपर के साथ शायद जीएस रहता है। मतलब उसी में 125 क्वेश्चन के 2 पेपर बनते हैं। दोनों में 100 नंबर के 100 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, 25 क्वेश्चन नॉन टेक, और नॉन टेक में सिर्फ 2 ही नॉन टेक हैं। पहले एक टेक्निकल के साथ हिंदी रहता है, एक टेक्निकल के साथ जीएस रहता है। लेकिन अब की जो बात सुनाई पड़ रही है, जो मीटिंग्स चल रही हैं आयोग में, हो सकता है मेंस भी कराएं कन्वेंशनल। अगर मेंस होता है तो फिर इसका हालत वही फिर से हो जाएगा जो एक बार 2013 में हुआ था एई का। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं,
2013 में जब वैकेंसी यहाँ इरिगेशन की आई थी तब 2500 वैकेंसी, 2300 वैकेंसी थी, और वो रिटेन में क्या, उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया ही नहीं था। सारे पेपर क्या थे उनके, कन्वेंशनल में थे और रिटेन में थे, डिस्क्रिप्टिव थे। 2013 में फॉर्म भरा गया और 2016 में एग्जाम हुआ उसका, और 2020 में उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो कॉपी जांचने वाला ही कोई नहीं मिल रहा था। ये स्थिति थी कि कॉपी चेक करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए यूपीपीएससी एई को क्या कर दिया गया था, ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था। क्योंकि कॉपी चेक करने वाला, जेईई दोनों के साथ वही स्थिति, सेम स्थिति थी। कन्वेंशनल पेपर था, पेपर को कोई चेक करने वाला नहीं था। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई लोगों की शादी विवाह हो गए थे, बच्चे भी हो गए थे, और वो बिना दहेज के। ठीक है, बच्चे बच्चे होने के बाद अब क्या तुम दहेज लोगे, है कि नहीं? शादी वादी करने के बाद क्या दहेज लोगे? एई बनने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया, चुका था उनका। हाँ हाँ, नहीं फिर डीलिंग करते, बड़ी बड़ी डीलिंग करते, हम एई बने हैं तो हमको कितना फलाना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो ये चैप्टर आपको ध्यान रखना है। लगभग आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर 6 से 7 घंटे के आसपास चलेगा। ठीक है, साथ में आपका ट्रस्ट का भी हम लोग बात करेंगे। ट्रस्ट लगभग 3 से 3.5 घंटे का टॉपिक है। ट्रस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट में जो हम लोग डिटरमिनेट ट्रस्ट है, स्पेशली उसी के बारे में बात करेंगे। इनडिटरमिनेट ट्रस्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो स्पेशली हम लोग डिटरमिनेट ट्रस्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देख लीजिएगा, उसी वेटेज अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। बहुत बड़ा लेंदी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में सिर्फ यही 2 चैप्टर हैं। यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में सिर्फ यही चैप्टर है। ठीक है, मतलब उनके चैप्टर मिला लो अगर तो मोटा मोटी समझो 10-11 घंटे में ही, 10-11 घंटे का यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है। तो यूपी ट्रिपल एससी में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर बचता है आपका आर्चेज। लगभग ये भी आपका 4-5 घंटे का टॉपिक है। आर्चेज भी 4-5 घंटे का टॉपिक है, आपका चलेगा। वैसे आपका आईएलडी भी है, और इसका कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसको चाहे तो 1 महीना पढ़ें, चाहे तो 1 दिन पढ़ें, चाहे तो 2 दिन पढ़ें, पढ़ते रहिए। इसमें अनगिनत नंबर ऑफ मेथड्स हैं। स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के अनगिनत मेथड हैं। आता क्या है एग्जाम में वो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन लगभग 10 से 12 मेथड आपको हैं। अगर आप पढ़ने लगेंगे 10 से 12 मेथड, और हर एक मेथड 3-3 दिन, 2-2 दिन के समय लेगा। जब आप उसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2.5 पेज 3 पेज के क्या होते हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। जिन लोगों ने बीटेक किया होगा उन लोगों ने इनमें से कुछ मेथड पढ़े भी होंगे, जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, 3 मोमेंट मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, बहुत सारे मेथड्स हैं इनके बारे में। तो ठीक है, इनके बारे में हम लोग बहुत सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आता क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपको सबसे पहला तो ये बेस क्या है आना चाहिए, बिना इस बेस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। यानी हम लोग, अगर आपको याद हो, जब मैंने सोम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि सोम से ही स्ट्रक्चर होगा, सोम से ही आरसीसी होगा, सोम से ही स्टील होगा, और सोम में कई पार्ट सॉइल के भी, आप सॉइल में कई पार्ट सोम के देखने को मिलेंगे। जब आप लोग शियर स्ट्रेंथ देखते हैं, कंसोलिडेशन देखते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस देखते हैं, तो वहां पर किसका कॉन्सेप्ट आता है, सोम का ही कॉन्सेप्ट आता है। तो एनालिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस, अगर आप ये समझते हैं तो पहला चैप्टर का मतलब समझ जाएंगे। पहला चैप्टर आपसे हो नहीं जाएगा, मतलब समझ जाएंगे। मतलब क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या जान जरूरी है पहला चैप्टर पढ़ने की। तो आज क्लास में हम लोग तो इंट्रोडक्शन करेंगे। इनडिटरमिनेसी आप जानते हैं, याद करिए, सोम मैं पढ़ा चुका हूं,
जिसका ds का मान 0 से ज्यादा हो जाए वो स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां छोटे छोटे बीम का देखते थे। बीम बिना लोडिंग के अगर बीम है तो उसे हम कौन सी लोडिंग मानते थे? जनरल लोडिंग मानते थे। और जनरल लोडिंग को ही क्या कहते थे? इंक्लाइंड लोडिंग कहते थे, अगर आप याद करिए। ये सारी चीजें भी यहाँ पर आने वाली हैं। ठीक है, तो पॉइंट लोड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। अगर वर्टिकल लोड है तब खेल बदल गया थोड़ा सा, तो मैंने वहां पर सिखाया भी है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सिखाया है, एक बेस बनाया है। तो आज के बाद जब आज जाएंगे आप घर पे, तो इसको सारी बेसिक चीजों को एक बार फिर से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस इंट्रोडक्शन पे ही रहेगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले बताना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस किसे कहते हैं? क्या मतलब है एनालिसिस का? और एक बात और ध्यान रखना, इसमें कोई बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये भी बहुत क्लियर ध्यान रखना, ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें थ्योरी पूरा का पूरा चैप्टर निकल जाएगा, पता चलेगा आधा पेज थ्योरी भी नहीं मिला तुम्हें। तो थ्योरी व्योरी कुछ है नहीं, और जो कुछ है भी वो प्रोसीजर से संबंधित थ्योरी है, और सोम वाली थ्योरी है। तो इसमें अपनी खुद की कोई बहुत अलग विशेष थ्योरी नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ना के बराबर थ्योरी है। ठीक है, बताइए जरा ध्यान से, एनालिसिस का मतलब मुझे कोई बताए। उसी को एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, और कोई? और कोई? भाई जब तक एनालिसिस का ही मतलब नहीं समझोगे तो स्ट्रक्चर कैसे पढ़ सकते हो? क्यों, सही कहा कि नहीं? एनालिसिस का मतलब तो पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर का मतलब तो सब लोग समझ रहे हो, देख रहे हो, विजिबल है, लेकिन एनालिसिस का क्या मतलब है वो बताइए। एनालिसिस का बेसिक मतलब ये है, अगर आप लोगों ने आरसीसी पढ़ा हो, आप लोगों ने स्टील पढ़ा हो, जो लोग आरसीसी पढ़े हो, देखो अब ये मत कहना कि नहीं पढ़े, कॉलेज में सब लोग पढ़ के आए हो, एटलीस्ट देखा तो होगा ही। ठीक है, अब ये मत कहना नहीं पढ़े क्योंकि कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया है। कोचिंग में भी बैच नंबर 2 वाले पढ़ ही चुके हैं, और जो ऑनलाइन बैच वाले हैं कुछ वो भी पढ़ चुके होंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर आप आरसीसी याद करें तो आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में अगर आप याद करें तो दो तरह की प्रॉब्लम बनते थे। एक होता है एनालिसिस और दूसरा होता है डिजाइन। अब जितने 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 लोगों ने सेमेस्टर एग्जाम निकाला होगा, दोनों तरह के, चाहे रटा हो चाहे समझ किया हो, लेकिन ये दोनों किया होगा। बिना इन दोनों को किए तुम सेमेस्टर कभी क्लियर नहीं कर सकते। अब एनालिसिस क्या है इन्होंने बताया, लेकिन थोड़ा सा अधूरा था। किसी भी बीम में या किसी भी स्ट्रक्चर में जितने भी अननोन फोर्सेस हों, अननोन फोर्सेस आप याद करिए, जैसे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन RAX, RY, फिक्स इंड मोमेंट, ये सब क्या थे? एक्सटर्नली बचाते थे। कुछ ऐसे भी थे जो इंटरनली बीम को स्टेबल रखते थे, इक्विलिब्रियम में रखते थे। जैसे अगर आपको याद हो शियर फोर्स। शियर फोर्स कैसा फोर्स था? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, याद है आपको? आपको याद होगा एक, जब मैं सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर एक एक्सियल स्ट्रेन डेवलप होता था। तो आपको याद होगा जब आप सेक्शन कट करते थे तो R डेवलप होता था। तो जब सेक्शन को आप लोग कट करते थे तो एक्सियल डायरेक्शन में एक्सियल रिएक्शन फोर्स, सेक्शन कट करते थे तो वर्टिकल डायरेक्शन में शियर फोर्स, और साथ में बेंडिंग मोमेंट। इन सब को हम क्या कहते थे? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। यानी मेंबर के अंदर जो आने वाले फोर्सेस हैं
उनको इंटरनल फोर्सेस या मेंबर फोर्सेस कहते हैं, उन फोर्सेस को भी निकालना। तो अननोन फोर्सेस का मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, साथ में इंटरनल या ऑब्लिग मेंबर। से समझिए, समझने फोकस करिए। एक बार इसकी फीलिंग आ जाएगी तो आपको समय नहीं लगेगा चैप्टर निपटाने में। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल या मेंबर फोर्सेस लाइक शियर फोर्स, एक्सियल रिएक्शन फोर्स, अगर आपको याद हो तो इंटरनल फोर्सेस की एग्जांपल एक्सियल फोर्स, बेंडिंग रेजिस्टिंग मोमेंट। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन कौन कौन से थे आपको अगर याद हो तो आर एक्स, आर वाई, ये 2D के लिए था, आर एक्स, आर वाई, और पूरे सोम में हमने 2D की बात की थी अगर याद करो तो। यहां थोड़ी सी कहानी बदलेगी और 2D के साथ कौन एंट्री करेगा, 3D भी एंट्री करेगा। ठीक है। तो ये अननोन फोर्सेस को निकालना, ठीक है। याद करिए, मेंबर कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.36 FC के BD स्क्वायर, याद है आपको ये फॉर्मूला? कभी अगर आरसीसी में पढ़ा हो तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन साइड, इन कंप्रेशन साइड, आप लोग अलग अलग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे किसी क्रॉस सेक्शन के द्वारा मैक्सिमम कितना टेंशन और कितना कंप्रेशन फोर्स। तो यहां पर आप क्या करते थे, चाहे टेंशन फोर्स हो चाहे कंप्रेशन फोर्स हो, इनटू लीवर आर्म से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसने भी डिप्लोमा या बीटेक किया होगा उसने सबने ये किया होगा, बिना इसके किए तुम यहां पर पहुंच ही नहीं सकते। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, साथ में स्ट्रेस, साथ में स्ट्रेस, स्ट्रेस, ये तीन चीजें अननोन फोर्सेस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, ये इन सब को कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, हमारा एनालिसिस कहलाता है। बोलो, क्या जब तुमने आरसीसी में क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन आपको गिवन था, सरिया की संख्या और सरिया का डायमीटर, सरिया मतलब रेनफोर्समेंट का डायमीटर और नंबर्स दिए थे, तो क्या आपने उनका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना नहीं सीखा था? सीखा था, बिल्कुल। क्या आपने उनका टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन में अधिकतम कितना, मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बियर करेंगे, क्या ये निकालना नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखा है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, एनालिसिस कहा जाता है। और डिजाइन में क्या होता है, तो डिजाइन में यहां पर जब आपको क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस कैलकुलेट करने हो, लोड गिवन हो और क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस जैसे विड्थ B, डेप्थ D, इफेक्टिव डेप्थ D, याद होगा आपको, ओवरऑल डेप्थ D, नॉमिनल कवर, इन सब को अगर आपको कैलकुलेट करना हो और साथ में क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट, अरे बोलो भाई, अगर इसको कैलकुलेट करना हो, आपको पता हो, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिजाइन कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन और क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट, इसी को क्या कहा जाता है, डिजाइन कहा जाता है। फिलहाल मेरा उद्देश्य डिजाइन से कतई नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कहां पर है, एनालिसिस में है। और एनालिसिस में भी मेरा जो इंटरेस्ट है वो अननोन फोर्सेस से है। बोलिए, मतलब किससे, मेरा सिर्फ अननोन फोर्सेस से है। और अननोन फोर्सेस अगर आप याद करें तो ये सारे अननोन फोर्सेस के बारे में मैं आपसे क्या सोम में बात नहीं किया हूं? अरे बोलो भाई, बिल्कुल किया है मैंने। सेक्शन काटा था तो एक्सियल फोर्स मिला था चैप्टर नंबर 2 में, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में। जब मैंने सेक्शन काटा था तो एसएफडी बीएमडी में शियर फोर्स मिला था। जब मैंने सेक्शन काटा था
तो मुझे बीएमडी में बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन यक्स यक्स, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन यक्स यक्स, और मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया है, आप जाके देखना वहां कि एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन के लिए इंटरनल फोर्स या मेंबर फोर्स कहे जाते हैं। ये मैंने आपके सोम के नोट्स में लिखवाया है, जाके देख लेना। बोलो, क्लियर बात है? इतनी कहानी क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये हमारा चैप्टर था, तो जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो पहला ही चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पहला ही चैप्टर है। तो आप ज्यादा फोकस यहां रखेंगे और मेरे कहने पर ट्रस्ट आरएचएस तक पढ़ लीजिए। बाकी आईएलडी का क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा है आपके यहाँ पूछा जाने वाला, ठीक है। बाद में लास्ट में एक बड़ी सी क्लास लेकर के मेथड ऑफ एनालिसिस में मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्योंकि उसमें 6 से 7 तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब भर भर के एई के पेपर में, असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में भर भर के मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इसको क्वेश्चन कंप्लीट करने में लगभग 6-7 स्टेप्स, प्रोसीजर हैं, स्टेप्स हैं, तब जाके क्वेश्चन क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। उन 6-7 जो स्टेप्स हैं, उन एक एक स्टेप से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेथड होता है, इसका नाम क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मुझे पूरा नहीं करना है एग्जाम में, मुझे करना क्या है एग्जाम में, वो जो 6-7 स्टेप्स हैं उनके को समझना है कि कैसे वो हो रहे हैं, और कोई चीज 6-7 स्टेप्स में कोई कुछ पूछे एग्जाम में तो आप उसको उत्तर दे सके। क्लियर बात है? बाकी के लिए ये आपका यहां से पूरी सिलेबस डिस्कशन मैंने कर दिया, बाकी पढ़ाऊंगा मैं इसको भी, परेशान मत होना। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी पढ़ाऊंगा, जो आज तक आया है, जो नहीं आया है, सब डिस्कस करेंगे, पूरी तरीके से नहीं छोड़ेंगे कि लोग पूरा पूरा चैप्टर ही क्या कर दिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आने कभी ना कभी क्या बनी रहती है, पॉसिबिलिटी बनी रहती है, उन चीजों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन में ले आएंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये सिलेबस आप लोग ना नोट किया हो तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, कल सैटरडे और परसों संडे को एक बड़ी सी क्लास होगी, ठीक है। संडे को पहला चैप्टर समाप्त करके दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बिना ब्रेक के क्लास होगी, जब तक क्लास होगी बिना ब्रेक के होगी, चाहे 3 घंटा पढ़ो, चाहे 3.5 घंटा पढ़ो, चाहे 4 घंटा पढ़ो। जब थक जाओगे तो क्लास वहीं पर बंद, लेकिन ब्रेक नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक देने के बाद फिर मेरी दोबारा मन नहीं होता क्लास लेने का, ठीक है, क्योंकि फिर शरीर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने लगती है। फिर 10-15 मिनट का आराम नहीं चाहिए उसे, फिर उसे 10-15 घंटे का आराम चाहिए। ठीक है, चलो, क्या बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो, कुछ नहीं है? इतना एक प्रतापगढ़िया ही बोल सकता है मेरी क्लास में, और तुम इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है, अनुनय विनय करना मेरा स्वभाव है, कमजोरी नहीं, समझ रहे हो। अगर अनुनय विनय करके रास्ता मांगा था राम ने समुद्र से, जब उनको समझ नहीं आया, उनको लगा कि कमजोर है, कमजोर आदमी लोग क्या करते हैं, अनुनय विनय रिक्वेस्ट करते हैं, यही लोग गलती कर जाते हैं। जब उठा लिया कि आज ही तुम्हारा कहानी खत्म है, आज ही हिंद महासागर को
ऐसा सुखवाएंगे कि नितिन गडकरी उस पर एक्सप्रेसवे बनवाएंगे यहाँ से लेकर के श्रीलंका तक। जैसे उठाया वैसे हाथ जोड़ के निकाला है तुरंत। ठीक है, तो ऐसे माहौल बनता है भाई। अब पहला चैप्टर हमारे पास है इंट्रोडक्शन एंड इंडिटर। बात ना करो भाई यार, देखो ये गलत चीज है ना। तो अरे तुम लोग भी सब किया करो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपस में यहाँ बातचीत नहीं। देखो बातचीत करो तो फंस जाओगे। ठीक है, और रिश्तेदार जितने थे हमारे, वो बेचारे जानबूझकर कोशिश भी किसी नहीं कर सकते नाम लेने की। मजा उनको बहुत आया होगा, उनको भी, लेकिन अब नाम हमारा नहीं ले सकते वो, क्योंकि नाम हमारे लेंगे दुश्मनी खुद लेंगे। इंट्रोडक्शन एंड इंडिटरमिनेसी। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर जो हमको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। इंडिटरमिनेसी कल से पढ़ेंगे, आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। एक आपका रिजिड स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज रिजिड स्ट्रक्चर, और दूसरा आपका होता है पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, पहला रिजिड स्ट्रक्चर और दूसरा पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एग्जांपल होगा बीम, फ्रेम। ये सब जो स्ट्रक्चर हैं, ये सब क्या हैं आपके, ये रिजिड स्ट्रक्चर हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स, अगर आप इनको दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करो, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हो, जो मोमेंट को बियर करने की क्षमता रखते हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। अगर आप याद करो तो जब मैंने उस प्रिज्मेटिक बीम को काटा था, तो उसमें एक एक्सियल रिएक्शन फोर्स आर आया था। आर याद है। फिर मैंने उसको काटने पे एक वर्टिकल ट्रांसवर्स फोर्स वहां डेवलप हुआ था अपने आप स्वतः, जिसे हम लोग शियर फोर्स कहते थे। और वहीं पर अगर आप देखो तो एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या बेंडिंग मोमेंट आया था, mx का मान। अरे याद है। तो ये तीन चीजें आती थी, तो जिनमें ट्रांसवर्स शियर फोर्सेस या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस झेलने की क्षमता हो, स्पेशली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस झेलने की क्षमता हो, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे मेंबर क्या कहलाते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्या तुम्हारे बीम के अंदर मोमेंट झेलने की क्षमता नहीं है क्या? बिल्कुल है। फ्रेम के अंदर बिल्कुल है। ये देख रहे हो, ये बीम और ये कॉलम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है फ्रेम। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड बीम इज नोन एज फ्रेम। अभी तक मैंने आपको सोम में सिर्फ बात किया, सोम में मैंने बात किया सेफ्टी चैप्टर बीम की। मैंने फिर चैप्टर पढ़ाया था कॉलम। अब यहां दोनों क्या हो गए, कंबाइंड हो गए। ठीक है, तो ये बीम और फ्रेम, आप बीम और फ्रेम के एग्जांपल्स ले सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं इस बात को दिखाऊंगा, फिर से सोम वाली बात फिर से रिपीट करूंगा। दिस इज अ बीम एंड दिस इज अ फ्रेम। क्यों? ये बीम है और ये क्या है आपका, फ्रेम है। ये किसके अंदर लाए जाएंगे, रिजिड स्ट्रक्चर के कैटेगरी में रखे जाएंगे। जबकि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर की कैटेगरी में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल आपका होगा ट्रस। एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रस होगा। और ट्रस आप अगर बनाए, ट्रस सोम का बेसिक क्लास, सोम की पहली एसएफडी बीएमडी पहली क्लास में भी मैंने ट्रस के बारे में चर्चा किया था, अगर आपको याद हो तो, कि बीम क्या है और ट्रस क्या है, तब भी मैंने ये डिस्कशन किया था। ये आपका क्या है, ये ट्रस है। नहीं गुरुजी, अभी ये ट्रस नहीं है। जब इस ज्वाइंट पे क्या लगेगा,
फोर्स लगेगा वो भी पॉइंट लोड, ध्यान देना, वो भी पॉइंट लोड, तब इसे हम क्या कहेंगे, ट्रस कहेंगे। ट्रस के जो ज्वाइंट्स होते हैं, ट्रस के जो ज्वाइंट्स होते हैं उन पर हमेशा एक पॉइंट लोड के लिए वो बात करते हैं। और ट्रस के मेंबर शियर को बियर नहीं कर पाते। ट्रस के मेंबर मोमेंट यानी बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट नहीं कर पाते। ट्रस सिर्फ वहीं दिया जाता है जहां वो सिर्फ एक्सियल फोर्स की बातचीत हो। ये सिर्फ एक्सियल फोर्स को ही बियर कर पाते हैं, ये सिर्फ एक्सियल लोड को कैरी कर पाते हैं, चाहे वो टेंशन में हो चाहे वो कंप्रेशन में हो। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, आरआरबी जेई को इस टाइम पढ़े या यूपी? अरे यार आरआरबी पढ़ो, खोपड़े पे एग्जाम है। अब यूपी ट्रिपल एस क्या बात कर रहे हो, अभी होली पहले होने वाला नहीं है। एकदम लगो 20 दिन एग्जाम, 20 दिन ही तो बचे हैं ना, 20 दिन बचा है, एकदम नॉन टेक का पेपर है, बैठ के दो। उसके बाद चाहे यूपी ट्रिपल एस पढ़ो चाहे आरआरबी पढ़ो, दोनों टेक्निकल लगभग एक जैसे ही है। आरआरबी पूछने वाली क्या बात है, नॉन टेक पढ़ो इस समय 8-8 घंटे 6-6 घंटे नॉन टेक पढ़ो खींच के, मैथ रीजनिंग वगैरह करंट वगैरह। रेलवे पेपर है करंट, हो सकता है 2023 का पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं भाई। रेलवे का वो करंट के नाम पे 6 महीने नहीं पूछता है, वो 1.5-2 साल का पूछने लगता है। उससे ऐसे घटिया पेपर कोई बनाता नहीं है रेलवे का। इसमें तो करंट पढ़ने, जीएस में सिर्फ करंटे पढ़ने का टाइम बचा भी है 20 दिन। हो गया नोट? चलो, अब ये दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, अब ये दो टाइप के स्ट्रक्चर आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा ट्रस एक चैप्टर है, ट्रस क्या है, पूरा एक चैप्टर है। रिजिड बीम के बारे में हम लोग चर्चा पूरे सोम में करके आए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रेम आपके एग्जाम में बहुत लेंदी क्वेश्चन बनता है, इसलिए डिस्कस नहीं हो करते इसको। अब हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऊपर लिखेंगे आप, द एबव स्ट्रक्चर, द एबव स्ट्रक्चर, एबव मतलब यही जो सामने बने हैं, बीम फ्रेम और ट्रस। द एबव स्ट्रक्चर कैन बी एनालाइज्ड बाय, इनका एनालिसिस किया जा सकता है या एनालाइज्ड किया जा सकता है। कैसे इसका एनालाइज करोगे, अननोन फोर्सेस को कैलकुलेट करके। एनालाइज्ड बाय एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करके। क्या ये कैलकुलेट करना सिखाया है मैंने आपको? बोलो भाई, बिल्कुल सिखाया है। सोम अगर आप याद करें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से करना भी सिखाया है, और जहां ds का मान ज्यादा हो जाता था तो कॉम्पेटिबिलिटी भी यूज करता था, ठीक है। और दूसरा सेकेंड वन हमारे पास इंटरनल रिएक्शन फोर्स, इसी को हम लोग कहते हैं मेंबर फोर्स। क्या हो रहा है भैया जी, माइक का है किरकिरा रहा, आवाज तेज है क्या? ठीक है, फ्रीक्वेंसी कुछ गड़बड़ आ गई लग रहा है। तो यही दोनों कैलकुलेट करना ही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना। अगर आप सारे देखो, फोर्स निकाल लिया तो मोमेंट किसका फंक्शन है, फोर्स का ही फंक्शन तो है। और स्ट्रेस किसका फंक्शन है, फोर्स का ही फंक्शन है। स्ट्रेस अगर याद करो तो क्या था, इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस। तो इंटरनल फोर्सेस, अगर आप इंटरनल रिएक्शन फोर्स, आप लोग मेंबर फोर्स कहते हैं, मेंबर को काटने के बाद ही दिखते हैं ये,
तो मेंबर जब आपने काटा था तो सेकंड चैप्टर में एक्सियल रिएक्शन फोर्स दिखा था, एसएफडी बीएमडी में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दिखा था। जाके आप उस चैप्टर को देखा ना, मैंने कहा था ना बेसिक की यही बस जरूरत है थोड़ा सा। तो हेडिंग आप करेंगे, पहली हेडिंग एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, और उसके लिए बढ़िया सा एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में हमारे पास 4 कॉलम होंगे और 6 रो होंगे, मतलब पूरा पेज लगभग टेबल ले लेगा जगह। तो पहला हमारे पास यहां रहेगा एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन हेडिंग है ये। अब इसमें आप क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। 2D वाला मैक्सिमम आप जानते हैं, 2D वाला मैक्सिमम आप जानते हैं। पहला रो बहुत बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा, पहला वाला कॉलम ये। दूसरे कॉलम में उसका इंड कंडीशन कैसे दिखेगा, तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ रिएक्शन इन 2D, और तीसरे वाले लास्ट वाले कॉलम में नंबर ऑफ रिएक्शन इन 3D। अब 3D की भी बात करेंगे यहां पे। तो टाइप ऑफ सपोर्ट, अब सोम कभी चीजें रिपीट होंगी, थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। इंड कंडीशन, आप वो सपोर्ट बनाएंगे कैसे वो दिखाना है आपको। साथ में नंबर ऑफ रिएक्शंस इन 2D और नंबर ऑफ रिएक्शन इन 3D। अब यहां से ये आपका 4 हैं, इनमें एक एक करके बनाना है। पहला फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट अगर आपके पास है तो बताओ, अगर मुझे फिक्स सपोर्ट को दिखाना हो 2D में, फिक्स सपोर्ट को दिखाना हो 2D में, आगे कुछ भी हो सकता, मैं बीम नहीं दिखा रहा हूं, ध्यान रखना मुझे किस में इंटरेस्ट है, सपोर्ट में। ये साइन समझते हैं ना, आगे कुछ भी सपोर्ट मुझसे उससे मतलब, मुझे किससे मतलब है, सिर्फ फिक्स सपोर्ट से। फिक्स सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आए थे, 3 आए थे। अगर आपको याद हो 3, 3 कौन कौन से थे, आर एक्स था, आर वाई था और एम जेड था, ठीक है। और जो 3D में होगा उसमें कुल 6 आएंगे। 6 में आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एम एक्स, बना के दिखाऊंगा परेशान मत होना अभी, एम एक्स, एम वाई और एम जेड, ये कुल 6 रिएक्शंस हैं। 2D में अगर आपको याद हो तो मैंने यहां दिखाया भी था कुछ ऐसे ना, दिस इज आर वाई, दिस इज आर एक्स एंड दिस इज एम जेड। पहला नोट करो। मैं करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन आपको एटलीस्ट क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि 3 कौन कौन से हैं और 6 कौन कौन से हैं। पहला था ये। दूसरा हिंज्ड और पिंड सपोर्ट, हिंज या पिंड सपोर्ट। हिंज या पिंड सपोर्ट कैसे दिखता था, कुछ ऐसे दिखता था, दिस इज हिंज सपोर्ट। इसमें 2D में कितने थे जो मैंने सोम में पढ़ाए हैं आपको, कौन कौन से, आर एक्स और आर वाई था, बहुत बढ़िया। और 3D में हो जाएंगे हमारे पास
3 हो जाएंगे, आर एक्स, आर वाई और आर जेड। मोमेंट नहीं बियर करेगा क्योंकि ये हिंज और पिंड सपोर्ट है, ये मोमेंट कभी भी बियर नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 हो गया। अब तीसरा, तीसरे से भी आप परिचित हैं, इसका नाम है रोलर सपोर्ट। तीसरे का नाम है रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो रोलर सपोर्ट आपको दिखता कैसे था, आपको याद होगा। दिस इज योर रोलर सपोर्ट। चाहे तो आप डायरेक्ट एक रोलर ही रख सकते थे। इसमें दोनों में नंबर ऑफ रिएक्शंस एक ही होंगे और वैल्यू क्या होती है, आर वाई और आर वाई। ये 3 पहले बनाइए, फिर 2 और बनाते हैं। हो गया। चलो नंबर 4, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। अभी आपने स्वयं में नहीं देखा है। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर ये बनाएंगे, इसके बाद हम लोग वर्टिकल गाइडेड रोलर भी बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर कैसे बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास ये कुछ रोलर होंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से रोलर होंगे और ये रोलर कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। साथ में इनमें कुछ इस तरीके से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इनके हर रोलर के सेंटर को शो कर रहे होंगे और ये रोलर कुछ इस तरीके से आपको सेंटर में दिख रहे होंगे ऐसे। आप चाहें तो एक लाइन भी बना सकते हैं, चाहे बहुत पतला सा डायग्राम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर हैं। ठीक है, अगर इसमें आप देखें, इसमें आप देखें तो मुझे बताओ क्या यक्स में आप इसे रोक सकते हैं, यानी यक्स में रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन सपोर्ट फिक्स है तो मोमेंट का विरोध तो करेगा। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ रिएक्शन में बनाऊं तो क्या 2 बनेगा 2D में, और कौन कौन सा बनेगा, आर वाई और एम जेड बनेगा, आर वाई और एम जेड बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये विरोध ऐसे करेगा, एक विरोध इस तरीके से करेगा। क्यों, लेकिन अगर मैं यहां पर 3D में बनाऊं तो ध्यान देना, रोलर होने की वजह से ना आर एक्स आएगा ना आर जेड आएगा, लेकिन फिक्स होने की वजह से तीनों मोमेंट आएंगे, एम एक्स, एम वाई और एम जेड। तो इसका जो रिएक्शन होगा आर वाई, एम एक्स, एम वाई
और फाइनली mz। लास्ट वर्टिकल गाइडेड रोलर, फाइनली वर्टिकल गाइडेड रोलर। ठीक है, अब इसको जैसे ये हॉरिजेंटल था, इसको आपको क्या बना देना है, वर्टिकल बना देना। बहुत कला का प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है, बस इतना बनाना है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए इनडिटर्मिनेसी का, तुम उसको देख करके पहचान सको कि हाँ सर ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है आपका वर्टिकल है। ठीक है, चलो अब यहां देखो, मतलब ये ऊपर मूव कर सकता है, ध्यान दो, ये ऊपर जा सकता है ना। अगर ये ऊपर जा सकता है मतलब आर वाई क्या जीरो होगा, यानी ये आर एक्स वाला विरोध करेगा, एक आर एक्स का विरोध कर, जैसे ये आर वाई, और साथ में क्या mz वाला विरोध करेगा, बिल्कुल। यानी फिर से अगर आप 2D में देखें तो आपके पास दो ही मिलेगा, एक आर एक्स और दूसरा mz, लेकिन 3D में फिर से कितना मिलेगा, चार ही मिलेगा। मोमेंट सारे रहेंगे, बस आर वाई की जगह पर आर एक्स आ जाएगा। ये नोट कर लो, ये 5, ये 5 आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। यही एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस हैं। इनको निकालना, अगर ये आप निकाल लेते हैं तो एनालिसिस का एक पार्ट हो गया, और इंटरनल फोर्सेस भी निकाल लेंगे तो एनालिसिस का दूसरा पार्ट हो जाएगा। अगर दोनों निकाल लिए तो पूरी एनालिसिस आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो आपका सबसे पहले नोट कर लिया भाई, ये आपका पूरा कंप्लीट बन गया, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। अब हम लोग चलेंगे इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस के बारे में शुरू करने खेल। ऑनलाइन वाले भी क्लियर कर दें एक बार कि सब नोट वोट कर लिए हो। तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया, दो पार्ट में था एनालिसिस, दो पार्ट में है, पहला एक्सटर्नल सपोर्ट, दूसरा इंटरनल रिएक्शन, जिसे आप लोग IRF कहते थे। ठीक है, इन्हीं फोर्सेस को निकालने के लिए अब हम लोग दूसरा दूसरा स्टार्ट करते हैं, इंटरनल, दूसरा निकालते हैं इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर फोर्सेस। बात ना करो भाई, मेंबर फोर्सेस। ठीक है, तो इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस या मेंबर फोर्सेस, अब ये कौन कौन से होते हैं, आपके एक्सियल फोर्स,
एक्सियल रिएक्शन फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। ये सब क्या है आपके इंटरनल रिएक्शन फोर्स। मतलब अगर एक्सियल एक्शन होगा, ध्यान समझिए, चारों का नाम मतलब समझिएगा। अगर एक्सियल एक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स एक्सियल डायरेक्शन में डिफॉर्म होने से बचने के लिए क्या एक्सियल फोर्स का विरोध करेगी, वही एक्सियल रिएक्शन फोर्स है। शियर फोर्स याद करिए, जब मैंने आपको ये बना के दिखाया था, एकदम क्लियर ऐसे बिल्कुल दिखाया था कि बीच में अगर लोड P लगा है, ये लगा है, अगर देखो बात क्या है, जितने लोग यहाँ बैठे हो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, सो मैंने सबको पढ़ाया है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या जरूरत थी स्ट्रक्चर में, इसलिए मैंने क्या सोम में पढ़ाया है। अगर आप इस सेक्शन को किसी x दूरी पर जाकर कट करते हैं, ये P/2 होगा और ये भी कितना होगा। जब मैं लेफ्ट सेक्शन को कट करके बाहर निकालूंगा तो यहां तो P/2 था। अब जरा देखो इसको तुम ध्यान से, क्या ये तुम्हें इक्विलिब्रियम में लग रहा है? नहीं लग रहा है। P/2 इसको ऊपर ले जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। क्या समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा। जिसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो एक नीचे की डायरेक्शन में उसी प्लेन पर एक फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एक फोर्स डेवलप होगा जो इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो सेक्शन काटने के बाद ही फोर्स दिखा। अब इस फोर्स को तुमने शियर फोर्स क्यों कहा, तो याद होगा आपको। यार आप इसको जरा 3D में इमेजिन करिए। क्यों? अरे बोलो भाई। अगर 3D में इमेजिन करिए तो अगर आप देखें इस फोर्स को तो ऐसे एक प्लेन पे लग रहा है, और एक प्लेन के अगर टेंजेंशियल या एलॉन्ग लगता है तो उस फोर्स का नाम क्या कहते हो? शियर फोर्स कहते हो। और क्या ये मेंबर काटने के बाद दिखा है? और इसीलिए इसे हमने नाम क्या दिया है? इसे नाम क्या दिया है? इसे हम लोगों ने इंटरनल फोर्स का नाम दिया है, मेंबर फोर्स का नाम दिया है। जब रिएक्शन बिना सेक्शन को काटे हुए दिख रहे हों तो वो एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस हैं। अब मेंबर को काटने के बाद अगर आपको रिएक्शंस दिखते हैं तो वो इंटरनल या मेंबर फोर्सेस कहलाते हैं। अब आपको याद होगा बेंडिंग मोमेंट वाले में भी हमने कहा था कि सेक्शन एक्स एक्स है। अगर मुझे समेशन ऑफ एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो क्या अगर अभी देखो, अगर अभी ध्यान से देखो तो क्या ये जीरो था? क्या नहीं, जीरो नहीं था। ये घुमा रहा था इसको। इसको क्या कर रहा था? घुमा रहा था। तो अगर यहां सेक्शन पर अपोजिट डायरेक्शन में एक mxx मोमेंट डेवलप होगा तो क्या ये इसको बचा लेगा? अपने आप डेवलप होगा। आप डेवलप कराने नहीं गए थे। ये स्वतः जब मेंबर अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक वर्टिकल फोर्स नीचे की ओर लगाती है, इसे शियर फोर्स कहा, और रोटेशन से बचाने के लिए एक मोमेंट लगा खुद डेवलप करती है। जो खुद डेवलप करती है मेंबर के मॉलिक्यूल्स, उसी तो क्या कहते हो? इंटरनल फोर्सेस कहते हो। क्यों भाई? और वही काम जब हम यहां ट्विस्टिंग कर रहे होंगे, याद करो मैंने आपको टॉर्क और टॉर्सन में अंतर बताया है। जिन लोगों को नहीं अभी पढ़ाया है वो नहीं जानते होंगे। टॉर्क और टॉर्सन क्या है? टॉर्क अप्लाइड ट्विस्टिंग मोमेंट है, अप्लाइड टॉर्क। और उसको बचाने के लिए मैंने हमेशा एक चीज आपको सिखाया है कि जैसे एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा। अगर कोई आपको धक्का दे रहा हो तो आप भी बचने के लिए उसको क्या देंगे? धक्का ही देंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका हाथ कोई मरोड़े, ट्विस्ट करे और आप उसको ऐसे धक्का दें, कभी नहीं दोगे। अगर आपको अपने हाथ को टॉर्क ये लगाया, मेरे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कभी टॉवेल को इमेजिन करो। टॉवेल को मैं क्या करता हूं? निचोड़ता हूं पानी, ऐसे लगाता हूं।
तो मैं जो लगाया है वो टॉर्क है। अब उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन दिख रहा है वो टॉर्सन है। वो क्या है? टॉर्सन है। और वो अपने डिफॉर्मेशन, असल में तुम क्या लगाते हो? बल ज्यादा लगाते हो, इसलिए तुम्हें डिफॉर्म होता हुआ दिखता है। तुम बल कम लगा के देखो। अगर तुमको विश्वास ना हो, तुम उसी से पानी निचोड़ना और किसी अपने से मजबूत आदमी को वही टॉवल फिर देना। वो और बल लगा के उसको क्या कर देगा? निचोड़ देगा पानी। मतलब जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। और डिफॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें से पानी बाहर क्या होगा? निकलेगा, क्योंकि पानी इनकम्प्रेसिबल होता है। तुम लोग सॉइल में पढ़े हो ना, पानी क्या है? दबेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। ये आपका साथ में उस टॉर्क का विरोध करने के लिए, वो टॉवेल के जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस टॉर्क के कारण होने वाले जो डिफॉर्मेशन है उसका विरोध करने के लिए एक रजिस्टिंग मोमेंट लगाएंगे। अरे बोलो भाई, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात बस एक बार सोम को रिकॉल कराने के लिए मैंने किया था कि आपको समझ में आ जाए। कभी हमने इस तरह से बातचीत किया था। ठीक है, ये मिट नहीं रहा, क्या हो गया इसको? अब मिट गया। ठीक है, अब यहां पर नंबर 2 में सबसे पहला ए पे चलते हैं। फॉर पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर, ये ट्रस है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक्सियल लोड के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट हेडिंग डाल लीजिए। कुछ स्टेटमेंट इनके बारे में हम लोग लिखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारा सो गया क्या वो ऑपरेटर? नीचे कमेंट आ रहा है, वो देख ही नहीं रहा। जगाना पड़ेगा, एक मिनट जगा के आ रहा हूं। कमेंट नीचे करो यार। ठीक है, लिखिए स्टेटमेंट। पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में लिखिए, इन केस ऑफ पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, in case of pin jointed structure, comma, loads are applied at the joints, लोड हमेशा कहां लगेगा? ज्वाइंट्स पर ही लगेगा। अगला स्टेटमेंट लिखिए, loads are not applied on the members. Loads are not applied on the members. सोचिए इधर जरा, देखिए इसको, लोड लगा दिया मेंबर पे। अब मुझे बताओ, ट्रांसवर्स फोर्स है, ट्रांसवर्स रिएक्शन फोर्स, ट्रांसवर्स लोड, क्या शियर फोर्स डेवलप होगा? अरे बोलो भाई, शियर फोर्स क्या होगा? डेवलप होगा। क्या बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा? अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो गया तो क्या ये ट्रस होगा? नहीं होगा। यही समस्या थी कि ट्रस पर कभी भी लोड मेंबर पर नहीं लगाया, क्योंकि जैसे ही मेंबर पे लोड लगता वैसे उसमें क्या डेवलप हो जाता?
शियर और बेंडिंग डेवलप हो जाता और फिर वो ट्रस नहीं रह जाता, वो क्या रह जाता, बीम और फ्रेम की तरह बिहेव करने लगता। बात समझ में आ रही है? तो आप स्टेटमेंट वहां पर क्या लिखे थे, लोड्स आर नॉट अप्लाइड एट द मेंबर्स otherwise it will be a beam or frame. Next line, trusses are designed only for axial load or force. Axial load or force. ब्रैकेट में लिखो either tension और compression. तो सिर्फ इसी के लिए डिजाइन किए जाते हैं, या तो टेंशन के लिए या तो कंप्रेशन के लिए। चलो बनाते हैं यहां से ट्रस को, फिर से बना करके यहां से वापस ले आते हैं। कौन दोबारा ट्रस बनाए, समय खराब करे क्यों? इससे अच्छा है मैं ट्रस यहीं बना देता हूं। ये ट्रस बना दिया मैंने, ठीक है। अब आपका ये ट्रस कंप्लीट हो गया, यहां से ट्रस आपको दिख रहा है। एरो जो है थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गए, बुरा मान गए कॉपी करने से, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एरो की कमी नहीं है। ये मैं फिर से वापस से ट्रस ले आया। अब ध्यान देना, बातचीत ना करो। अब इंटरनल फोर्सेस की कहानी सुनने वाले हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा खेल है ये। मान लो कुछ देर के लिए ये ज्वाइंट, इस ज्वाइंट का नाम रख देते हैं ए और बी। ए और बी ये ज्वाइंट का नाम है, ए और बी। मैं इस ज्वाइंट को ही बाहर ले आता हूं, मैं इस ज्वाइंट को बाहर ले आता हूं। एक बार मैं 2D में बात करूंगा और एक बार मैं 3D में बात करूंगा। देखो एक बात समझना, मैंने आपको एक बात सिखाई थी सोम में, स्ट्रक्चर का शेप देख के तुम्हें यह नहीं बताना कि 2D में है कि 3D में है, आपको लोड लगाकर बताना है कि 2D में है कि 3D में है। अगर आपको याद हो तो यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल हम 3 बात करते थे। अगर ट्राईएक्सियल, अगर बॉडी आपकी 3D दिख रही है कि क्यूब है और लोड सिर्फ 2 ही लगे हैं, तो आप कहोगे बाईएक्सियल है, भले वो 3D में दिख रही हो। तो आपको वहां शेप से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, लोडिंग से है, कि वो आपने लोड 1 लगाया, अब क्यूब में आपने एक ही लोड लगाया, ना ये लगाया और ना ही ये लगाया, ना वाई लगाया और ना ही जेड लगाया, सिर्फ क्या लगाया, एक्स लगाया। तो बॉडी आपको भले जहां जो भी दिख रहा हो, लेकिन उसे क्या कहोगे, यूनी एक्सियल कहोगे, ठीक है। अब मैं इसको बाहर ले आता हूं, इसको बाहर ले आता हूं, इस ट्रस को मैं बाहर लेकर आता हूं, थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर देता हूं। मतलब जो ये मेंबर आपको दिख रहा है ए बी, मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस दिखा देता हूं, मोटाई दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए कि सर मेरे पास ये आपका क्या है, ट्रस ए बी ही है, और ये ट्रस का ज्वाइंट ये आपके पास है
दिस इज द ज्वाइंट एंड दिस इज द ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट का नाम ए और बी है। और वही सेम चीज आपने कहां बना दिया, इधर भी बना दिया। दिख क्या रहा है उससे कतई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ किससे है कि आपने लोड ज्वाइंट पे ही लगेगा। लोड तो कहां लगेगा, ज्वाइंट पे लगेगा। अगर लोड ऐसे लगा तो क्या आप इसे टू डायमेंशनल लोडिंग बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। आप लोड दिशा किधर भी कर लो, ये मैटर नहीं करता। बोलो, अब क्या ये आपको ट्राइक्सियल लोडिंग दिख रही है और ये बाइक्सियल, ये ये टू डायमेंशनल लोडिंग और ये थ्री डायमेंशनल लोडिंग। अब मैंने फिर से पुराना कहानी करा और ये इसका नाम रख देते हैं कुछ, इसका नाम कुछ रख देते हैं। दिस इज नोन एज एफ वाई एंड दिस इज नोन एज एफ एक्स। एक साइड ही देखेंगे, दोनों साइड देखने कोई मतलब है नहीं। एफ वाई, एफ एक्स और एफ जेड, मतलब ये वाला जो इसे दिख रहा है ये बाहर है। एफ एक्स एफ वाई। सेक्शन को मैंने काटा, जैसे मैंने सेक्शन को काटा तो काटने के बाद इसका जो शेप दिखेगा, इसका जो शेप दिखेगा वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये ऐसा दिखा और इस पर क्या लगे आपके, दो लोड लग गए। दो लोड कौन कौन से थे, इस तरीके से ना। अब आप कट जो ट्रस है वो सिर्फ किस प्रकार के लोड के लिए कैरी किया जाता है, उसके मेंबर्स एक्सियल फोर्स के लिए। और मुझे बताओ कि एक्सियल फोर्स की क्या सिर्फ यही दिशा है? अरे बोलो भाई, जो मेंबर के एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगे उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सियल फोर्स कहते हैं। मेंबर की एक्सिस यही तो है और उसके पैरेलल जो फोर्स लगता है क्या उसको हम लोग आर एक्स बोल दें, कोई भी नाम दे दो, डजंट मैटर। तो हमारे पास क्या इंटरनल फोर्स एक ही है और उसका नाम क्या है, एक्सियल फोर्स है क्या? बोलो भाई, एक ही फोर्स है आर एक्स, वो भी क्या है, एक्सियल फोर्स है। बोलो, अगर मैं यही बिल्कुल टोटल कॉपी पेस्ट फिर से कर दूं, उठाकर ले जाकर वहां पर अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, जिसमें मैं माहिर हूं, थोड़ा सा पता नहीं घर वालों ने ध्यान नहीं दिया या मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कला नहीं कर पाया कभी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई है, अब उसको सुधारा अब नहीं जा सकता। क्योंकि लोग कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन हमारी हो चुकी है कि अब सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, उम्र से क्या हो चुके हैं, ऊपर निकल चुके हैं। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये थ्री डी लोडिंग थ्री डी है, लेकिन मेंबर तो सिर्फ एक ही फोर्स झेलेगा ना। वो कौन सा झेलेगा, तो इंटरनल फोर्स फिर से एक ही हुआ और उसका नाम एक्सियल फोर्स। तो ध्यान देना, ट्रस के मेंबर सिर्फ एक ही फोर्स झेलेंगे, चाहे 2D में चाहे 3D में। एक फोर्स का नाम क्या होगा, एक्सियल फोर्स होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। मतलब इंटरनल फोर्स
तुमने 4 तरीके की दिखाए, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, लेकिन ट्रस में सिर्फ क्या आया? एक्सियल फोर्स ही आया। न शियर आया, न बेंडिंग आया, न ट्विस्टिंग आया। इन सब के लिए ट्रस नहीं होता है। पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, अब आपने ये देख लिया। अब दूसरा चलते हैं, फॉर रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इन सब बातों से लोग डिनाई भी नहीं करती हैं। इन लोग समझते हैं वहां गुणगान हो रहा है। कर चुके हैं, कह रहे करेंगे, कर चुके हैं। इनको चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पर आप लगातार पढ़ नहीं सकते इसको, ये तुरंत बाउंसर मारने लगेगा फिर। इसलिए थोड़ा बीच बीच में मैं अपना फ्रस्ट्रेशन क्या करता रहूंगा, निकालता रहूंगा, ठीक है। चलो, रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इसमें भी 2D और 3D की बात करते हैं। 2D, तुम्हें मतलब इनको इनको मतलब पूछ रही है कि सर आप एक्सेप्ट करेंगे। तुमको मेरी आवाज देख के लग नहीं रहा पीड़ित आदमी है? हाँ, देखा, बोला था ना दिमाग नहीं होता इन लोगों के पास। हाँ, इतनी देर से बता रहा हूँ। हाँ, अब मतलब बोल ही दूं खुलकर मैं पीड़ित हूँ, तभी मानोगी इस बात को। कोई बात नहीं, ये सब। अब आओ इधर आओ, जल्दी इधर आओ, नहीं गड़बड़ा जाएगा। अब यहां पर मैं आपके लिए काम करता हूं, रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। देखो, सवा 2-2 घंटे क्लास रखा है, बहुत समय नहीं लगेगा, हार्डली 10 से 12 दिन। कल परसों संडे है और नेक्स्ट जो संडे आएगा तब तक लगभग आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, 4-4 घंटे क्लास लेके खींच दें, क्योंकि जरा उधर लगन वगन लगी हुई है बहुत लोगों की, शादी वादी है, जान नहीं रहे हो, इनविटेशन वगैरह मिला है, एक आध दो जगह जाना थोड़ा सा क्या है, अब मजबूरी है तो जाना पड़ेगा, ठीक है। और जाएंगे, खूब खुश होंगे, अब तुम्हारा नंबर है। हाँ हाँ, और क्या, अब उसका नंबर है। जाओ जाओ, समझाया था, मत करो, मत करो। कह रहा तुम तो खूब मजा कर रहे हो, तो हम कहे कि ईश्वर करे तुम भी वही मजा करो। हाँ, अब समझ में आएगा। चलो देखो जरा ध्यान से इधर, मैंने कट किया सेक्शन। ये आपका एक प्रिज्मेटिक बार है, मैंने इस पे लगाया, कोई लोडिंग दिख रही है? मतलब कौन सी लोडिंग है? जनरल लोडिंग है। अगर जनरल लोडिंग है मतलब इंक्लाइंड लोडिंग है, और इंक्लाइंड लोडिंग है मतलब ऐसे भी लोड होगा और ऐसे भी होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट टूटेगा। अब मुझे बताओ, अगर इंक्लाइंड लोड लगे, यानी लोड एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जा रहा हो, सोचिए ध्यान से, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जा रहा हो यानी एक्सियल जा रहा होगा, तो उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसको बोलेंगे आरएक्स। क्लियर बात है? एक कंपोनेंट वर्टिकल जा रहा होगा, अरे बोलो भाई, वर्टिकल जा रहा होगा, तो इससे बचाने के लिए यहां पर लगेगा एक ट्रांसवर्स फोर्स। अब 3D में दिखाएंगे अगर आपको भी, तो किस में दिखेगा? ये शियर फोर्स हुआ ना, ये शियर फोर्स, इसको मैंने कह दिया आर वाई, और साथ में ट्रांसवर्स फोर्स ही क्या बेंडिंग मोमेंट डेवलप करता है? बेंडिंग मोमेंट का डिफिनीशन याद करो,
सेक्शन के चाहे राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, सभी ट्रांसवर्स फोर्सेस के द्वारा डेवलप बेंडिंग मोमेंट या कपल का अल्जेब्रिक समेशन क्या होता है, सेम होता है। याद करो बेंडिंग मोमेंट का डिफिनीशन, तो ट्रांसवर्स के कारण क्या डेवलप होगा, बेंडिंग भी डेवलप होगा। अगर अब यहां सोचो, अगर लोड यहां इस तरह से लग रहा होगा तो यहां पर जा रहा होगा P cos थीटा, अगर थीटा ये होगा तो ये जा रहा होगा P sin थीटा, और ये P, तो मुझे बताओ यहां पर मोमेंट कितना डेवलप होगा। अगर यहां पर मोमेंट आएगा कितना आएगा, P sin थीटा इंटू एक्स, P sin थीटा इंटू एक्स का मोमेंट भी देखने को मिलेगा। तो यानी यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताओ इस सेक्शन पर कितने इंटरनल फोर्सेस तुमको दिख रहे हैं। अरे जल्दी बोलो भाई, क्या 3 दिख रहे हैं, बिल्कुल 3 दिख रहे हैं। तो यहां पर इंटरनल फोर्सेज हो गए आपके पास 3, और उन तीनों के नाम क्या क्या हैं, आर एक्स, आर वाई, और साथ में एम जेड, साथ में एम जेड। और आर एक्स क्या है, एक्सियल फोर्स, आर वाई क्या है, शियर फोर्स, और एम जेड क्या है, बेंडिंग मोमेंट। बोलो। अब हम लोग सफर में कुल कितने इंटरनल, 4 तरह के इंटरनल फोर्सेस होते हैं, अब 3 तरह के पहुंच चुके हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। मतलब अब ट्विस्टिंग वाले की भी बारी आने वाली है, इसको नोट करो। ये P sin थीटा P cos से समझाने के लिए, आप ना भी बनाएंगे तब भी चलेगा, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। हेडिंग तो बता दिया था ना, और रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में पहला 2D की एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे 3D में। हो गया। चलो अब सेक्शन को यहां भी कट करके देखते हैं। अब ये 3 एक्सिस मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्स, वाई और जेड। 3D में है तो एक्स, वाई और जेड। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो बन गया होगा ना। अब इसमें ध्यान से देखो, अभी नोट ना करो। एक्स डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस करेगा, एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, क्यों भाई, एक्सियल रिएक्शन फोर्स। वाई डायरेक्शन में देखना है ध्यान से,
ट्रांसवर्स फोर्सेज शियर डेवलप करते हैं एक्सियल शियर, तो यानी आर वाई और आर जेड क्या शियर हुए? किसी को यहां तक डाउट है कि सर आर वाई तो ठीक था, आरजेड कैसे? अरे आरजेड को भी जरा फील करो, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? आर एक्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है। एक्स के अबाउट अगर जो मोमेंट होगा उसे एम एक्स, वाई के अबाउट जो रोटेशन होगा उसे, और जेड के अबाउट जो रोटेशन होगा उसे एम जेड। ठीक है, एम एक्स एम वाई एम जेड। एक्सियल के, दिस एक्सियल, इमेजिन करो एक्सियल मोमेंट, अप्लाइड टॉर्क, व्हाट इज दिस? बेंडिंग और ट्विस्टिंग? दिस इज ट्विस्टिंग। ये ध्यान से देखो, कौन घुमा रहा है इसको ऐसे? एम एक्स एम वाई या एम जेड? एम एक्स है, यानी एम एक्स बेंडिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट। अभी जनरली पूछता तो लोग सीधा सीधा बताते हैं सर तीन बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट जा करके देखना, जो लोग नहीं पढ़े उनको पढ़ाऊंगा, जो लोग पढ़ चुके हैं पढ़ा सब कुछ चुका हूं चैप्टर नंबर 2 में ही। बेंडिंग हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट होती है, और ट्विस्टिंग हमेशा एक्सियल या एक्स या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट होती है। एक्स इज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वाई एंड जेड इज आर द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट जो होगा वो आपका होगा बेंडिंग, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट होगा वो होगा ट्विस्टिंग। और आर एक्स आर वाई आर जेड, यानी अगर मैं यहां बनाऊं, ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितने? 6। अब मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले, आर एक्स बताओ, क्या आर एक्स एक्सियल फोर्स है? बिल्कुल सही बात है। बताओ आर वाई आर जेड सीआर, यानी आर वाई और आर जेड दोनों ही क्या हो गए? सीआर फोर्स हो गए। ठीक है, अब बताना एम एक्स, एम एक्स क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट है। और एम वाई और एम जेड बेंडिंग मोमेंट। क्या चारों तरह के इंटरनल आ गए? चारों तरह के इंटर, इन्हीं सब को निकालना, वहां पर सपोर्ट्स पर रिएक्शन को कैलकुलेट करना, मेंबर के अंदर फोर्सेस को कैलकुलेट, अगर आप दोनों चीजों कर ले जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? आपको एनालिसिस कहा जाता है। तो याद करिए, शुरुआत मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोली थी? व्हाट इज द एनालिसिस। अब जाके कंप्लीट हुआ। निकालना नहीं है कुछ, आपको ध्यान रखना है, आपको यह सीखना था कि इंटरनल फोर्सेस किसे कहते हैं, कैसे दिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो उनको मैं सोम में ही दिखाता हुआ आपको आ रहा हूं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये 3D में है। एक बार यहां तक देख लीजिए, कोई समस्या अगर आपको है तो बताइए। आज पहली क्लास है इसलिए बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेस बना रहे हैं, कल आधे घंटे 35 मिनट का और बेस है, उसके बाद कल ही एंट्री कर जाएंगे किसमें? इनडिटर्मिनेसी में। और पूरी कोशिश करेंगे कि संडे को इनडिटर्मिनेसी पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। अब अगली हेडिंग आपको मैंने इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस, ये सब दिखा दिया है। किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है। अगर अभी तक आप देखें
तो मैंने सिर्फ एसओएम की ही बात की है, इसीलिए मैं उसे बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन। अब आपको थोड़ा सा कल जब आप आएंगे थोड़ा सा इन सारी चीजों को बेसिक पढ़ के आएंगे, तो कल से बिल्कुल मजा आएगा एकदम। कल हो सकता है हम लोग डीएस निकालना सीख जाएं, ठीक है। नोट कर लिया इसको। अब कल की हेडिंग होगी रिलीज्ड रिएक्शन, और एक रिलीज रिएक्शन मैंने आपको बताया, यहां 5-6 बताऊंगा, एक मैंने आपको बताया है। अगर आपको याद हो रिलीज रिएक्शन, सोम में एक बताया, कोई नाम बता सकता है? इंटरनल हिंज। रिलीज रिएक्शन यानी रिएक्शन को ही रिलीज कर दिया, रिएक्शन को फ्री कर दिया यानी जीरो कर दिया। और इंटरनल हिंज किस प्रकार, नाम ही क्या, इंटरनल हिंज, मतलब एक ऐसा हिंज है जो मेंबर के अंदर दिया गया है। उसमें क्वेश्चन भी लगवाए हैं, आप जाके देखिएगा। इंटरनल हिंज ऐसे हिंज है जो मेंबर के अंदर दिए गए हैं, और मेंबर से किस प्रकार के रिएक्शन को रिलीज करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट को रिलीज करने के लिए। याद करिए एम इक्वल टू क्या होता था, 0 होता था। यही सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको रिवाइज करके आना है। कल मैं आपको सिखाऊंगा इंटरनल रोलर क्या होता है, किसको रिलीज करता है, ये जरूर रिवाइज कर लेना जितना मैंने पढ़ाया है। इसी के आगे बिल्कुल एकदम बढ़ेंगे, अच्छे से करके आइए। और कल से जो क्लास चलेगी 4:45 तक चलेगी, 4:45 तक। आज 4:30 तक, 4:45 तक क्लास चलेगी। पूरी कोशिश है कि अगले संडे तक समाप्त करने की, ठीक है। चलो।